हेलो डियर स्टूडेंट, माय नाम इज़ साकिब रज़ा। वेलकम बैक। हम लोग मेटलर्जी का बेटा यहाँ पर 5th लेक्चर करने जा रहे हैं और मेटलर्जी में आज हम लोग पढ़ेंगे इलिंगम डायग्राम, जो कि मेटलर्जी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है आज का। तो इलिंगम डायग्राम हम अच्छे से पढ़ेंगे और इलिंगम डायग्राम के एक एक पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इलिंगम डायग्राम। ठीक, अच्छा, हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ रखा था वो ऑक्साइड तक पढ़ रखा था कि हम लोगों ने मेटल का ऑक्साइड बना लिया। जो बच्चे आज यहाँ फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, इसके पिछले वाले लेक्चर जाके देखें तो वहाँ पर हमने बताया था कि ऑक्साइड तक हमने बना लिया था। ठीक, मेटल का ऑक्साइड हमारे पास बन के तैयार था। अब इस मेटल के ऑक्साइड से अगर हमको मेटल को पाना है तो इसमें से ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, किसी मेटल से ऑक्सीजन को हटाने को तो ही तो हम लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं रिडक्शन। तो ये हमारे पास रिडक्शन हो गया, इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। अब इस मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाने के लिए हम या तो टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम इसमें कोई भी हम लोग रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई इसमें रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अब टेम्परेचर का इस्तेमाल करें या रिएजेंट का इस्तेमाल करें, ये हमको कैसे पता चले? इन्हीं सबको डिस्कस करने के लिए इलिंगम नाम के साइंटिस्ट ने एक डायग्राम बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं इलिंगम डायग्राम। ठीक है, इलिंगम डायग्राम को हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उसे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये लेक्चर एंड हो जाएगा आपका, तब आपको समझ में आएगा कि इलिंगम डायग्राम होता क्या है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है ना, एकदम शुरुआत के लेक्चर में ही जज मत करने लग जाइए कि आपको एकदम से इलिंगम डायग्राम आ ही जाएगा। इसके कई सारे छोटे छोटे स्टेप होते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना मीन्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए हमको इलिंगम डायग्राम पढ़ना है कि मेटल के ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस किया जा सके, किसी रिएजेंट के थ्रू करें या हीट के थ्रू करें। अगर रिएजेंट ले तो कौन सा रिएजेंट लें? मान लिया आपके जो कोर्स में है वो आपके पास दो हैं, एक कोक है और दूसरा CO है। आप कोक का इस्तेमाल करेंगे या CO का इस्तेमाल करेंगे? जैसे कि आप लोगों को आयरन के ऑक्साइड में इस्तेमाल करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग बताएंगे यहाँ पर आपको कोक का इस्तेमाल करना है या CO ऑक्साइड का, मतलब कार्बन ऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करना है। तो ये हमको कौन बताएगा बेटा? ये इलिंगम डायग्राम हमें बताता है। क्लियर नहीं क्लियर? चलें स्टार्ट करते हैं इलिंगम डायग्राम। तो इलिंगम डायग्राम जानने से पहले कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं, देखो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा G नॉट के बारे में। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू होता है हमारे पास डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू, इसको भी नॉट लगा दो, इस पर भी नॉट लगा दो। ठीक है, तो डेल्टा G नॉट एक्चुअल में क्या होता है बेटा? ये गिब्स फ्री एनर्जी होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि नेचर में कौन सी रिएक्शन हो रही है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही है। नहीं होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो रिएक्शन कभी नहीं होगी, उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगाने पड़ते हैं तब जाके वो रिएक्शन हो जाती है। बात को अच्छी तरीके से समझ लेना। मान लिया हमारे पास ये A प्लस B है, इससे C बन रहा है। ठीक है, हमें कैसे पता चले कि ये जो रिएक्शन है ये नेचुरली हो रही है? इसके लिए हमको गिब्स फ्री एनर्जी की जानकारी होनी चाहिए। अगर गिब्स फ्री एनर्जी, इस रिएक्शन की फ्री एनर्जी हम लोग काउंट करते हैं, अगर गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर दैन 0 आ रही है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर दैन 0 आ रही है मतलब ये आ रही है पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगी अपने आप, नेचुरली कभी नहीं हो सकती। हाँ, अगर इसे कराना है तो हमको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर को ऐड करना पड़ेगा, देन ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो पाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अगर ये हमारे पास डेल्टा G इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है, दैट मीन्स ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है। इक्विलिब्रियम में आ गई है मतलब जितनी फॉरवर्ड जा रही है उतनी ही बैकवर्ड जा रही है। क्लियर नहीं क्लियर? और अगर ये रिएक्शन डेल्टा G
लेसर देन जीरो आ जा रहा है, मतलब ये निगेटिव आ जा रहा है। अगर डेल्टा जी जो है लेसर देन जीरो आ रहा है, मतलब ये निगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, नेचुरली हो जाएगी। तो जो नेचर है, नेचर में दो तरीके की रिएक्शन हो सकती हैं, एक जो अपने आप हो जाए और एक जो अपने आप ना हो। जो अपने आप हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, और जो अपने आप नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हालांकि ये पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स का है लेकिन थोड़ी सी क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए, इसलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा प्यून जाए दौड़ के हमको एक कप कॉफ़ी का ले गया है, कॉफ़ी यहाँ पे रखी है। अब कॉफ़ी रखी है, हम तो पढ़ाने में हम बिज़ी हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, अब हम उसको पीना चाह रहे हैं, लेकिन हमने जैसे कॉफ़ी उठाई कॉफ़ी हो गई ठंडी। तो हमने अपने प्यून को बुलाया, हमने कहा जैसे गर्म करके लेके आओ। वो गया, उसने गैस ऑन की और उस पर रखा और वो हमारे पास कॉफ़ी गर्म हो गई। तो आप अपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, कॉफ़ी का कप यहाँ पे रखा था, जब वो कॉफ़ी का कप यहाँ पे रखा है तो कॉफ़ी ठंडी हो रही है। कॉफ़ी के ठंडे होने में क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर लग रहा है? नहीं, कॉफ़ी अपने आप ठंडी हो रही है। क्लियर नहीं क्लियर? उसकी हीट अपने आप निकल रही है, वो ठंडी हो रही है। लेकिन अगर इसी कॉफ़ी को हमें गर्म करना पड़ेगा तो हमको एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी, इधर गैस के फॉर्म में और या किसी और के फॉर्म में हमें देनी पड़ेगी। गैस स्टोव पे रखें या हम लोग किसी और तरीके से उसे गर्म करें, हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब कॉफ़ी गर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझ में आई, कॉफ़ी का ठंडा होना वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस हो गया और कॉफ़ी का गर्म होना वो क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब कॉफ़ी अपने आप गर्म नहीं हो सकती लेकिन कॉफ़ी अपने आप ठंडी हो सकती है। वैसे ही रिएक्शंस होती हैं, अगर रिएक्शन अपने आप हो रही है तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस, और अगर अपने आप नहीं हो रही है तो उसे हम लोग बोल देते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, तो इसमें गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रोल है बेटा? जिसका डेल्टा जी निगेटिव आ जाता है उसको हम कहते हैं ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन हो सकती है। और जिसका डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आ जाता है, हम कहते हैं वो रिएक्शन कभी नहीं होगी क्योंकि वो पॉजिटिव है, अनटिल जब तक कि हम उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना दे दें। क्लियर नहीं क्लियर? अभी आप एक बात समझें कि अगर कोई रिएक्शन फिजिबल हो या हमारे पास स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए तो उसके लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा जी कैसा होना चाहिए बेटा? निगेटिव होना चाहिए। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 1 में हमने जाना कि हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, उसमें हमने जाना कि स्पॉन्टेनिटी क्या होती है। अगर हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर हमारे पास जीरो आ रही है उसकी वैल्यू तो फिर वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, इलिंगम ने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर। इलिंगम ने ग्राफ प्लॉट किया डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर। अब जो हमारे पास डेल्टा जी नॉट है तो यहाँ पर इलिंगम डायग्राम में डेल्टा जी नॉट क्या है? इट इज द एनर्जी, फॉर्मेशन एनर्जी है किसकी बेटा? फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ये हमारे पास एनर्जी चेंज है, फ्री एनर्जी चेंज है किसका? फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मतलब हमारे पास कोई मेटल होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होगा, वो हमारे पास क्या बना रहा होगा? MO या MO2 जो भी मर्जी करे बनवा लो, कोई भी हमारे पास मेटल हो सकता है, +1 वाला भी हो सकता है या +2 वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डेल्टा जी आ रही है वो इसी की एनर्जी है, इसके जो फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो डेल्टा जी हो रही है। क्लियर नहीं क्लियर? तो डेल्टा जी कौन सी एनर्जी है? फॉर्मेशन की एनर्जी है किसके? मेटल ऑक्साइड की। और ये क्या है बेटा हमारे पास? टेम्परेचर। तो जो हमारे पास इलिंगम ने जो ग्राफ प्लॉट किया था, किस लिए प्लॉट किया था? किसके बीच में प्लॉट किया था? डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया था। इस ग्राफ से हमको प्रिडिक्ट क्या करना है? इस ग्राफ से हमें प्रिडिक्ट ये करना है कि हमारे पास जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो बेटर कौन सा होता है, हमारे पास कौन सा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट में हम टेम्परेचर लें या सिर्फ कोई रिड्यूसिंग एजेंट, प्योरली रिड्यूसिंग एजेंट ले लें। ये डिसाइड करने के लिए हमको एक इलिंगम ने एक डायग्राम बताया, एक ग्राफ बताया, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलिंगम डायग्राम बोल देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो सेकंड पॉइंट पे आप ये लिख लीजिए और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट में एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इसमें एक पॉइंट और लिखिए बेटा, इलिंगम डायग्राम इज टू फाइंड suitable reagent। इलिंगम डायग्राम
इज़ टू फाइंड सेटेबल रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बहुत अच्छा होता है, इसके लिए हमको इलिंगम डायग्राम मिला यहाँ पर। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इलिंगम डायग्राम क्या था ज़रा समझिएगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पर। पहले पॉइंट पे हमने ये जाना कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। दूसरे थोड़ा सा ही जाना, लेकिन जाना। सेकंड पॉइंट पे हमने ये जाना कि ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया है, डेल्टा जी वर्सेस टी के बीच में प्लेस किया गया है। और उसमें ये जाना कि हम लोग ये इलिंगम डायग्राम पढ़ क्यों रहे हैं। हम लोग सुटेबल रिएजेंट पाने के लिए इलिंगम डायग्राम पढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब ज़रा देखिएगा। मान लीजिए ये एक हमारे पास इलिंगम डायग्राम है। ये हमारे पास होता है डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में होता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छा डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी यहाँ पर अगर कहीं पर मिस हो जाए तो यहाँ पर हम लोग जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो एक्चुअल में डेल्टा जी से ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर डेल्टा जी नॉट से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों होता है, किस लिए होता है बेटा, वो कभी थर्मोडायनेमिक्स पे अलग से डिस्कस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हम सिर्फ आपको इलिंगम डायग्राम पढ़ा रहे हैं, तो आप डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के चक्कर में मत फंसना। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, इसी से हम स्पॉन्टेनिटी भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चल, तो यहाँ पर हमने ये ग्राफ खींच दिया डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर के बीच में। ये जो हमने सीधी लाइन ली है, यहाँ पर डेल्टा जी नॉट जो होगा उसकी वैल्यू 0 आएगी। क्लियर? अब एक ग्राफ हम यूँ खींच दे रहे हैं, ये हमने ग्राफ खींच दिया। क्लियर है? ये ग्राफ किसका है, मेटल से मेटल के ऑक्साइड बनने का है। ध्यान देना, मेटल से मेटल के ऑक्साइड बनने का है। ठीक है, सॉरी, इसको हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बस अभी समझा रहे हैं। मेटल से मेटल के ऑक्साइड बनने का ये ग्राफ है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, एक बात समझना। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर लिख दें, हम ये कह रहे हैं मेटल से मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, तो इसके लिए अगर हम पूछे डेल्टा जी की वैल्यू, जी नॉट की वैल्यू 0 निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा डेल्टा जी यहाँ पर 0 है, उससे नीचे निगेटिव आएगी, उससे ऊपर क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। ये वाला पोर्शन निगेटिव का हो जाएगा और इसके ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ से ऊपर वाला जो आ रहा है डॉक्टर साहब, ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप हमसे ये वैसे बोल सकते हैं कि मेटल के ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लेट अस से ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और ये हमारे पास ऊपर वाला सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये लाइन से नीचे वाले को फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं, लाइन से ऊपर वाले को सेकंड पार्ट बोल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को चाहिए मेटल ऑक्साइड से मेटल, लेकिन ग्राफ किसमें खींचा गया है, मेटल से मेटल ऑक्साइड के बीच में। ध्यान देना अच्छे तरीके से। हमको क्या चाहिए, हम लोग शुरुआत हमने क्या की थी, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालने के लिए की थी। यहाँ पर अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो मेटल से मेटल ऑक्साइड बन रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली से रिवर्स कर देंगे। अगर हम इसको रिवर्स करे दे रहे हैं, ज़रा देखिएगा, बताइएगा डॉक्टर साहब, ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड से अगर हमने इसको मेटल प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, तो आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का एक रूल तो मालूम होगा, अगर रिएक्शन जो है रिवर्स कर दी जाती है तो यहाँ पर जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है उसका साइन भी रिवर्स हो जाता है। सॉरी, वेरी सॉरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए मेटल से मेटल ऑक्साइड बनने के लिए डेल्टा जी इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही थी, लेकिन अगर मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाया जा रहा है तो उसमें डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, पॉजिटिव आ रही है। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब इस नीचे वाले रीजन में, जो ये वाला रीजन तुम्हें दिख रहा है, इस वाले रीजन में, जो यहाँ नीचे वाला रीजन दिख रहा है, इस वाले रीजन में हमारे पास ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बात को समझ रहे ना, ये रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। कौन सी पॉसिबल नहीं है, मेटल ऑक्साइड से मेटल नहीं बना सकते। कौन से रीजन में, जो ये लाइन आपको दिख रही है, डेल्टा जी नॉट वाली लाइन दिख रही है, इसके नीचे वाले पोर्शन में हम लोग मेटल ऑक्साइड से मेटल नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं आपको, ये सेकंड पोर्शन में जो सेकंड पार्ट है उसमें देखिए क्या हो रहा है। सेकंड पार्ट में जो है हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, वही मेटल प्लस ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बन रहा होगा। और डॉक्टर साहब इसकी जो डेल्टा जी की वैल्यू है, आप लोग सब लोग देख के बताएंगे, इस पोर्शन के ऊपर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो ये पॉजिटिव आएगी। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो मेटल ऑक्साइड से मेटल चाहिए ना,
हमें तो मेटल ऑक्साइड से मेटल चाहिए, तो मेटल प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा G की वैल्यू भी रिवर्स आ जाएगी, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएगी। मतलब एक बात तो हमारे समझ में आ गई कि इस वाले पोर्शन में नीचे की तरफ जो होगा वो हमारे पास मेटल ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हो पाएगा, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में जाने के बाद मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, अच्छा इतनी बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। इससे ज़रा रिजल्ट निकाल लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट को नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पर आ जा रहा है, तो ये हमें टेम्परेचर मिल जाएगा, क्योंकि इस वाले एक्सेस पे टेम्परेचर है। मान लिया T1 टेम्परेचर हो गया, ठीक है। यहाँ से एक रिजल्ट हमको ये समझ में आया कि देखो T1 से पहले, इस टेम्परेचर से पहले मेटल ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उस मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इस वाले टेम्परेचर से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ इसके ऊपर पहुंच जाएगा। यहां पर हम मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल को निकाल सकते हैं, मेटल को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इलिंगम डायग्राम समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इलिंगम डायग्राम ने हमें यह बता दिया कि कौन से टेम्परेचर पर यह मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होगा। क्लियर नहीं क्लियर? अगर हमारे पास इलिंगम डायग्राम ना होता तो हमें मालूम ही नहीं चलता किस टेम्परेचर पे जाकर रिड्यूस होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर नहीं क्लियर? जैसे मान लिया हमको कोई देता, हमारे पास मेटल ऑक्साइड, तो हमने उसे गर्म किया, और गर्म करने के लिए हमने मान लिया उसको 100 डिग्री दिया, 200 डिग्री दिया, 300 डिग्री दिया, 400 डिग्री दिया, वो हमारे पास रिड्यूस ही नहीं हो रहा है। हम फेंक फाक के चले आए, हमने कहा ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको इलिंगम डायग्राम नहीं मालूम था। अगर इलिंगम डायग्राम हमें मालूम होता तो हमको एक मिनिमम टेम्परेचर मिल जाता कि हमारे पास ये मेटल है, ये 900 डिग्री पे जो है रिड्यूस हो जाएगा, तो हम 900 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रखते, फटाक से रिड्यूस करा लेते। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां से एक रिजल्ट हमें यह मिल गया कि हमारे पास एक हमको ऐसा टेम्परेचर मिल जाएगा जिसके एबव वो मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होगा, उससे कम पे वो नहीं होगा। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, जब इलिंगम डायग्राम आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें जो है बहुत सारे आपको मेटल ऑक्साइड मिलेंगे। उसमें से 3 मेटल ऑक्साइड हमने चुन लिए, एक Ag का ऑक्साइड, Hg का ऑक्साइड और Zn का ऑक्साइड, ठीक है। 3 ऑक्साइड हमने चुन लिए। अब ज़रा एक बात बताना, यहाँ पर अगर हम यहाँ से ये हम लोग ये टेम्परेचर ले रहे हैं, इसको बोल रहे हैं T1। ये 3 अलग अलग ग्राफ हैं, इसे बोल रहे हैं T2 और इसे बोल रहे हैं T3, ठीक है। अब अच्छे तरीके से बात को समझना, अगर सिर्फ हम लोग Ag2O के बारे में देखें तो Ag2O में ये टेम्परेचर वो है जिस पर जाके ये Ag2O रिड्यूस हो सकता है। मतलब अगर हम Ag2O लें, यहाँ पर Ag2O लें और इसे हम गर्म कर दें, गर्म करने पे हमको Ag मेटल मिल जाएगा और हमारे पास O2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। ये T1 टेम्परेचर पे हो जाएगा। देखो, T1 टेम्परेचर से पहले ये ग्राफ नीचे है, तो मतलब ये हमारे पास, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। जहाँ ये ग्राफ इससे ऊपर पहुँच जाएगा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, यहाँ पर आ जाओ। अगर हम HgO के लिए लें तो HgO के लिए जो हम लोग लेंगे, तो देखो HgO अगर हम लेंगे यहाँ पर, इसको भी अगर हम गर्म कर दें तो ये हमको Hg मेटल और यहाँ से ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी। बात को अच्छी तरीके से समझ लेना डॉक्टर साहब। ज़रा देखिए, यहाँ पर हमने एक मिनिमम टेम्परेचर पा लिया, इसके एबव ही ये हमारे पास रिड्यूस हो सकता है Ag2O। Hg में भी हमने एक मिनिमम टेम्परेचर T2 पा लिया, इसके एबव जाके ही ये हमारे पास रिड्यूस हो सकता है। यहाँ पर हमने ZnO के लिए भी एक टेम्परेचर पा लिया, मिनिमम टेम्परेचर T3। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो ZnO को अगर हम लोग गर्म कर दें और गर्म करने के बाद ये Zn प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जा रही है। हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा मतलब क्या था? हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? हम लोग जितना मेटल है, मेटल से ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, उसको रिड्यूस करा रहे हैं ताकि हमको मेटल मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको इस इलिंगम डायग्राम ने एक हेल्प की। क्या हेल्प की? कि हमको सबके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर बता दिया कि इससे कम में ये रिड्यूस नहीं होगा, इसके ऊपर जाओगे तो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बात देखोगे तो यहाँ पर T3 जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है। भाई T3 देखो यहाँ पर आ रहा है, तो T3 टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम T2 होगा, उससे कम T1 होगा। एक बात को अच्छी तरीके से समझना, अगर हम Ag2O और HgO की बात करें, इसको रिड्यूस करा रहे हैं, इसको हमने गर्म किया, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, हमको मेटल मिल गया, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई। लेकिन यही काम अगर हम Zn के लिए कर रहे हैं,
बात को समझ लेना डॉक्टर साहब, अगर हम यही काम Zn के लिए कर रहे हैं और टेम्परेचर दे रहे हैं तो प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल है, हो तो जाएगा, लेकिन ज़रा देखो उसमें टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा। इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ जाता है, और बहुत ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर देंगे तो उतना ही उसको इसके लिए फ्यूल भी तो खर्च होगा, जो कि हमारे पास जो मेटलर्जी की हमारे पास जो प्रिंसिपल है उससे हम भटक रहे हैं। भाई मेटलर्जी हम क्यों कर रहे हैं? मेटलर्जी होती क्या है? मेटलर्जी वो होती है जहाँ पर कोई चीज़ कमर्शियली वायबल हो, मतलब हमारे पास मिनिमम प्राइस में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक, यहाँ पर हमको मेटल तो मिल रहा है गर्म करने से, लेकिन हम उसके फ्यूल में इतना ज़्यादा खर्च कर देंगे कि यहाँ पर हमको लॉस हो जाएगा, और अगर लॉस हो जाएगा तो मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये रॉन्ग हो जाएगा। मेटलर्जिकल, मेरे वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझ लेना, मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। भाई मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी ये होती है किसी मेटल को मिनिमम प्राइस से एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेना। ठीक है, मिनिमम प्राइस में। मान लिया हमने एक माइन खरीद ली, Zn की माइन खरीद ली, माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी माइनिंग जब करने पहुँचे तो वो हमने पूरी माइन हमने 1 करोड़ में खरीद ली। माइनिंग करने पहुंच गए। अब माइनिंग करने पहुंच गए तो उसमें कई सारे प्रोसेस हुए, जो अभी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। वो सारे प्रोसेस करने के बाद जब हमको Zn फाइनली मिला तो उसमें जो खर्च हुआ, जो मेटल को निकालने में जो पैसा खर्च हुआ वो 1.5 करोड़ खर्च हो गया। तो ये हमारे लिए घाटे का सौदा हुआ ना। तो अगर किसी भी मेटल को हम उसके ओर से निकाल रहे हैं तो वो मिनिमम प्राइस में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तभी उसकी मेटलर्जी हो सकती है। ठीक है, उसी को हम लोग मेटलर्जी कहते भी हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ZnO को हम Zn में कन्वर्ट कर रहे हैं टेम्परेचर के थ्रू, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल देना पड़ेगा, जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं। अब इसकी जगह पर ये ना कर करके हम लोग क्या करते हैं, ZnO में कार्बन कोक डालते हैं, और ये इसे रिड्यूस कर देता है काहे में, Zn प्लस CO में। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इलिंगम डायग्राम से हमें यह पता चल गया कि ZnO को Zn में कन्वर्ट करने के लिए हमको अगर हीट देनी है तो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसकी वजह से हमने क्या किया, एक रिड्यूसिंग एजेंट को चुन लिया। देखो, इलिंगम डायग्राम में हमने शुरुआत में बताया था, इलिंगम डायग्राम हमें काहे मदद करेगा, उसके टेम्परेचर डिसाइड करने में मदद करेगा और सुटेबल रिएजेंट फाइंड करने में हेल्प करेगा। अब हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट जो है हमने फाइंड कर लिया। कौन सा फाइंड किया बेटा? कोक डाल के उसे रिड्यूस करा लिया। ठीक, अब एक और सवाल तुम्हारे मन में आ जाएगा, सर आपने कोक क्यों डाला, CO क्यों नहीं डाला? ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको बता रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास Ag2O और HgO है, चूंकि इसमें देखो कम टेम्परेचर पे ये लोग जो है डिकम्पोज हो जा रहे हैं, इसलिए इसको थर्मली डिकम्पोज करा सकते हैं। लेकिन ZnO में चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएगी, इसमें खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे ताकि कम टेम्परेचर पे हमारा काम बन जाए। और चूंकि कोक जो है बहुत ही सस्ता जो है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर नहीं क्लियर? जी बेटा, इसमें 1-2 पॉइंट लिखिए फटाफट। लिखो, दोज मेटल ऑक्साइड विच हैव low decomposition temperature are directly heated to get metal। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसका, Ag2O और HgO। इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, दोज ऑक्साइड which have high decomposition temperature are not directly heated and required a suitable reducing agent एग्जाम्पल बेटा लिख लो, ZnO, अभी वही जो लिखाया है ZnO।
चले बेटा, इसमें फोर्थ पॉइंट देखें। 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी इलिंगम डायग्राम का फोर्थ पॉइंट आ गया। ठीक है, अभी सिर्फ इलिंगम डायग्राम के बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं, वर्किंग कैसे होती है भी बताएंगे धीरे धीरे करके। क्लियर नहीं क्लियर? चले, इसमें एक चीज़ देखिए, हमारे पास 3 रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। 3, एक हमारे पास कार्बन प्लस हाफ O2 से CO बना रहा है, एक हमारे पास कार्बन CO से कर देते हैं, सॉरी इसको ले ले, कार्बन प्लस O2 से CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर लास्ट वाला CO प्लस O2 से CO2, इसको हाफ O2 कर लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा, हमारे पास डेल्टा G वाला फार्मूला क्या है? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, ये हमारे पास बेटा क्या है? एंट्रोपी। ठीक है, डेल्टा S का फार्मूला, एंट्रोपी निकालने का फार्मूला क्या होता है? जो हमारे पास Ng मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस के बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्लियर नहीं क्लियर? तो हमारे पास जो प्रोडक्ट के मोल्स होंगे माइनस रिएक्टेंट के मोल होंगे, कौन से? गैसियस वाले, उससे हमको एंट्रोपी मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और आपको मालूम होगी, जो एंट्रोपी गैस की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड के होती है, और उससे कम किसकी होती है हमारे पास? सॉलिड की होती है। क्लियर नहीं क्लियर? यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर बेटा अगर चेक करेंगे तो जब डेल्टा S की वैल्यू निकालेंगे, देखो ये हमारे पास कार्बन जो कोक होता है वो सॉलिड में होता है, ये गैस होगी और ये गैस होगी, तो प्रोडक्ट है 1 माइनस हाफ करेंगे तो आंसर आएगा प्लस में हाफ। ठीक है, अब ये प्लस की वैल्यू जाके अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ऑलरेडी पहले से माइनस था, तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो इसका स्लोप जो बेटा M आएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है, अब जो बच्चे थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में जानते हैं उनके लिए ये हम बता रहे हैं, जो ग्राफ के बारे में नहीं जानते, जिनको ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ रही है, वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ठीक है, उनके लिए हम जो बताएं बस उतना याद कर लें। जो बच्चे थोड़ा ग्राफ के बारे में जानते हैं वो यहाँ पर इसको देख सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब ये हमारे पास जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में होता है, ये भी गैस फॉर्म में होता है। इसमें डेल्टा S निकालोगे तो 1 डेल्टा S इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें स्लोप कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 1, अच्छा CO भी गैस होती है, ये भी देखो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और CO2 भी गैस है, तो प्रोडक्ट है 1 माइनस इन दोनों को मिला 1 प्लस हाफ कितना होगा? 3/2। आंसर क्या आएगा? माइनस 1/2। ठीक है, ये तो डेल्टा S की वैल्यू आ गई, लेकिन अगर हम लोग M की वैल्यू निकालेंगे स्लोप, तो स्लोप डॉक्टर साहब इसमें कैसा आता है? पॉजिटिव आ जाया करता है। ठीक है ना? क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलें देखें, अगर इसके बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो जो ये डेल्टा G वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, चूँकि स्लोप कैसा है? नेगेटिव। अच्छा, हम इतनी बड़ी बात ना लिख करके हम डायरेक्ट ये लिख दिया करेंगे C टेंड्स टू CO। ठीक है, ये हमारे पास C से CO का ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ हम जब यहाँ पे बात करेंगे, देखो इसमें जो हमारे पास यहाँ से कार्बन से CO2 जा रहा है तो इसमें स्लोप कैसा है बेटा? 0 आ रहा है। स्लोप कैसा है? 0 आ रहा है, तो ये लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगी। डेल्टा G वर्सेस T का ग्राफ ये भी है। क्लियर नहीं क्लियर? इसके आगे हम लिख देंगे C से CO2, और जो हमारे पास थर्ड वन वाला ग्राफ आएगा, लास्ट वाला ग्राफ आएगा, देखो इसमें बेटा स्लोप कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, साथ में इंटरसेप्ट भी है। अब ये सारे भारी भरकम चीज़ें हैं, कभी ग्राफ का मौका लगा तो ग्राफ अलग से हम पढ़ा देंगे, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप 2 मिनट रुकिए। ठीक है, ज़रा समझिएगा बेटा, ये हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अब इंटरसेप्ट भी होगा, तो इसको अगर हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं CO से CO2। कहीं कहीं पर जो ये हम एरो लगा रहे हैं इसके बीच में कॉमा भी दे देते हैं, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है C, CO, तो आप समझेंगे कि हमारे पास ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट कोक डाला गया है। अगर हमारे पास उसने लिखा C, CO2 तो आप लोग समझेंगे जो कोक वाला रिड्यूसिंग एजेंट पड़ा है, लेकिन उसमें बन क्या रहा है? CO2 बन रहा है। ठीक है, और अगर उसने कहीं लिख दिया CO, CO2 तो फिर आप ये समझ जाइएगा हमने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया बेटा? CO लिया। तो आपके पास 2 तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब 3 तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट हैं, एक कोक,
एक कोक जो CO में कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, दूसरा कोक जो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा? चले बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों ग्राफ थे इन तीनों ग्राफ को मर्ज कर देंगे। यही इसीलिए हम कह रहे थे जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है बस वो यहाँ से समझना शुरू करें। फोर्थ पॉइंट, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था बस वो यहाँ से समझना शुरू करें। आपको तीन चीज़ें मालूम होंगी। आपका एक ग्राफ देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ रहा है, और एक ग्राफ आपका सीधे की तरफ आ रहा है। जो नीचे की तरफ आ रहा है वो कार्बन कोक से कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है, कोक से CO2 वाला है, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये CO से CO2 की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ को हमने मर्ज कर दिया। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अभी अब हमने पुराने वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि हमने ZnO में कोक क्यों लिया, ZnO में हमने कोक क्यों लिया। ठीक है, ज़रा समझना उसको, इसको हम मिटा रहे बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें कोक के लिए अब ज़रा समझना बेटा अच्छे तरीके से, यहाँ से थोड़ा समझने वाली चीज़ें आना शुरू हो रही हैं। जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, हमने ये बना दिया, ये हमारे पास कोक लिया था ना हमने, कोक से CO, ये हमने बना लिया, और हमारे पास क्या है ZnO। तो ZnO कुछ इस तरीके से होता है, ये ZnO हो गया, ये हमारे पास ZnO हो गया। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? ग्राफ किसके किसके बीच में है? डेल्टा G वर्सेस हमारे पास टेम्परेचर के बीच में है। ठीक है, अच्छा हम लोग वही काम करते हैं, देखो दो पॉइंट में बांट लेते हैं, एक इधर ये लो टेम्परेचर जोन हो जाएगा, ये हाई टेम्परेचर जोन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास ZnO है इसके लिए हम लोग यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास इसका जो टेम्परेचर जिसका वो होगा x1 डेल्टा G की वैल्यू। देखो बेटा, जो हमारे पास ZnO है, अब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेट अस अज्यूम ये वैल्यू डेल्टा G की कौन सी है? x1। ये हमारे पास कौन सी है? x2। यहाँ पर आ जाओ, इसको बोल देंगे x3, इसको बोल देंगे x4। क्लियर नहीं क्लियर? बात को अच्छी तरीके से समझ लेना। ये हमारे पास पार्ट 1 हो जाएगा, इस साइड वाला टेम्परेचर के इधर वाला, और इसके इधर वाले को हम लोग पार्ट 2 बोलेंगे। क्लियर? चलें पार्ट 1 की बात कर लेते हैं हम लोग। पार्ट 1 में देखिए क्या घटना घट रही है, ज़रा समझिएगा। पार्ट 1 में क्या हो रहा है? पार्ट 1 में Zn से ZnO2 बन रहा है बेटा। देखो ये फॉर्मेशन की एनर्जी होती है ये वाली, तो हमने कहा कि Zn प्लस O2 से ZnO बन रहा है, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए डेल्टा G की वैल्यू कौन सी आएगी? x1। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ZnO से Zn चाहिए, तो इसको हम लोग रिवर्स करेंगे। ZnO से Zn प्लस O2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू डॉक्टर साहब कैसे हो जाएगी? माइनस में आ जाएगी x1। ठीक है, ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इलिंगम डायग्राम जो भी आपको जो भी मिलेगा वो मेटल से मेटल ऑक्साइड का ही होता है। अगर ये बना दिया तो इसका मतलब ये मेटल से मेटल ऑक्साइड का है, ये एनर्जी मेटल से मेटल ऑक्साइड की है। हमें क्या चाहिए? हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल की एनर्जी चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर? ताकि हम लोग बेटर रिड्यूसिंग एजेंट पा जाएं। क्लियर? चलें, अच्छा ज़रा इस वाले कोक पे ध्यान दीजिए, दो पार्ट में बांट दिया ना, एक ये इधर वाला और एक ये इधर वाला। जो ये यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो x2 आ रही है। तो ज़रा देखना बेटा, ये हमारे पास कोक है, और कोक में क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीजन डालेंगे, तो ये हमारे पास काहे में कन्वर्ट हो रहा है? CO में। और इसकी एनर्जी क्या होती है बेटा? x1 होती है, x2 हो रही है, दिख रही है हमें, पॉजिटिव में x2 हो रही है। अब क्या करेंगे? इस रिएक्शन को हम लोग ऐड कर देंगे। थर्मोडायनेमिकली हम लोग रिएक्शन ऐड कर सकते हैं, हमें मालूम है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा ZnO। ध्यान दो, यहाँ से O2 से O2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Zn प्लस CO। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद जो रिजल्ट दे रहे हैं आपको रिजल्ट याद रखना है, आप एक्सप्लेनेशन बैठ के मत याद करना। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए है क्या हम पॉइंट जो लिखा रहे हैं वो कहाँ से लिखा रहे हैं। क्लियर नहीं क्लियर? इसके बाद में हम कंक्लूजन भी देते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है x2 प्लस में है, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, x2 ज़्यादा है या x1 ज़्यादा है? तो हमको मालूम है कि ये ऊपर देख के यहाँ दिख रहा है x2 ज़्यादा है x1 कम है, तो x2
ग्रेटर देन x1, मतलब ये एनर्जी जो आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। किस में आएगी बेटा? पॉजिटिव में आएगी। अगर ये कोई एनर्जी पॉजिटिव में आ रही है तो वो हमारे पास रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई डॉक्टर साहब? यहां पर देखिए, ये हमारे पास ZnO है, इसमें हमने कोक डाला, इससे Zn प्लस CO बन रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी कैसी आ रही है डॉक्टर साहब? पॉजिटिव आ रही है। दैट मीन्स ZnO का रिडक्शन जो होगा कोक की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर से पहले नहीं हो पाएगा। जो ये टेम्परेचर है इससे पहले वाले पोर्शन में, देखो हमने दो पोर्शन में हमेशा बांटा है, एक ए पार्ट एक बी पार्ट। जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों हमारे पास ग्राफ्स, उसके पहले वाला ए कर देंगे, उसके बाद वाला बी कर देंगे। तो ए वाले पोर्शन में जो है इसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा। जरा बी वाले पोर्शन में हम लोग देख लेते हैं, पार्ट बी में देख लेते हैं बी पार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, जरा बी पार्ट में देखना, बी पार्ट में भी वही रिएक्शन लिखेंगे। देखो पहले ZnO की लिखेंगे, फॉर्मेशन हो रहा है पहला, जो भी जो एलिंगम डायग्राम में जो रिएक्शन होती है वो फॉर्मेशन की होती है। Zn प्लस O2 से क्या बना देगा? Zn, और इसकी रिएक्शन जो होगी वो X4 आ रही है। लेकिन जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा ZnO से Zn प्लस O2 हो जाएगा, तो ये माइनस X4 हो जाएगी। क्यों डॉक्टर साहब? अच्छा, अगर इसमें हमने कोक डाला तो कोक प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा? CO बना देगा। और यहाँ पर ये जो हमारे पास है वो X3 है, जो कि आ रही है पॉजिटिव में। इसको जब हम ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी, तो ZnO प्लस कार्बन हो जाएगा, कोक हो जाएगा। इससे हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? Zn प्लस CO बन जाएगा, और एनर्जी को भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा X3 माइनस X4। और चूंकि ग्राफ से हमें साफ दिख रहा है कि X4 की एनर्जी ज़्यादा है, X4 की एनर्जी ज़्यादा है X3 से, तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि X4 इज ग्रेटर देन X3। दैट मीन्स एक बात तो यहाँ से समझ में आ रही है डॉक्टर साहब कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? निगेटिव, क्योंकि X4 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। और अगर रिजल्ट निगेटिव में आ जाएगा दैट मीन्स इसका रिडक्शन हो जाएगा। किसका? ZnO का रिडक्शन हो जाया करता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, यहां से हमने कुछ रिजल्ट निकालने, देखो इतना हमने समझाया, ये आपको समझ में आना चाहिए कि चीजें हम जो बता रहे हैं वो कहां से हो रही है। तो पार्ट ए जो पार्ट ए था उसमें ZnO का रिडक्शन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और पार्ट बी में या हम कहें कि एक मिनिमम टेम्परेचर T है, T से पहले इससे कम टेम्परेचर में ZnO का रिडक्शन नहीं हो रहा था, इवन कोक की प्रेजेंट में। ठीक है, कोक की प्रेजेंस में। लेकिन इसके आगे जैसे बढ़े, वैसे इस टेम्परेचर के आगे जैसे बढ़े तो उसका हमारे पास रिडक्शन हो गया। तो यहाँ से एक रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, इतना सब ना करना पड़े। अगर ये सब चीज़ें हमें ना करनी पड़े, ये सब चीज़ें हमें ना करनी पड़ रही, तो हम एक चीज़ तो यहाँ से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि देखो, जहाँ पर मेटल ऑक्साइड का ग्राफ जो है नीचे होगा रिड्यूसिंग एजेंट से, जहां पर मेटल ऑक्साइड का ग्राफ रिड्यूसिंग एजेंट से नीचे होगा वहां पर कोई भी रिडक्शन नहीं होगा, और जहां पर मेटल ऑक्साइड का ग्राफ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट से ऊपर होगा वहां पर रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर आपको ये सब ना करना पड़े, आपको देख के ही बताना पड़ता, मान लीजिए ये सब ना करना पड़े, आपको सिर्फ देख के बताना पड़े ग्राफ में, तो आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे देखो ये मिनिमम टेम्परेचर ये हो गया T, इसका एक पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। इसमें जब चेक किया तो ये वाला ग्राफ मेटल ऑक्साइड का था और ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट था। मेटल ऑक्साइड का ग्राफ रिड्यूसिंग एजेंट से अगर नीचे है तो फिर मेटल ऑक्साइड रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर मेटल ऑक्साइड का ग्राफ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट से ऊपर है तो फिर वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब बी वाले पार्ट में रिड्यूस हो जाएगा और ए वाले पार्ट में रिड्यूस नहीं होगा। तो सारी बात का हमने जो है आपको कंक्लूजन दे दिया। अब इसमें 2 पॉइंट आप फटाफट लिखें, जल्दी जल्दी लिखें जी बेटा। चले पॉइंट लिखें, इसमें रिजल्ट लिखें। रिजल्ट लिखो, इफ कर्व ऑफ मेटल ऑक्साइड इज एट डाउन साइड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट then reduction is not possible. Next point लिखो बेटा, if curve of metal oxide is above the curve of reducing agent, then रिडक्शन इज पॉसिबल। तब रिडक्शन जो है बेटा पॉसिबल हो जाया करता है।
क्लियर नहीं क्लियर? चलें, अच्छा अब यहाँ पर एक सवाल और डेवलप होता है कि सर आपने इसमें कोक क्यों लिया रिड्यूसिंग एजेंट? भाई हमने रिड्यूसिंग एजेंट दो पढ़े थे ना, एक कोक पढ़ा था और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा था। कोक से हमारे पास CO में जाता था और CO से CO2 में जाता था। एक और था हमारे पास बीच में, उसको छोड़ रहे हैं। इनमें दो में हमने कंपैरिजन करना, या तीनों ले लेते चलो। तीसरा हमारे पास कौन था? CO से CO2 वाला। ठीक, बात को समझना। क्वेश्चन तुमने किया कि सर आपने Zn के साथ कोक को क्यों लिया, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट क्यों लिया, इसको या इसको क्यों नहीं लिया? अगेन वही जवाब, इसकी वजह है इलिंगम डायग्राम। ठीक है, क्या होता है ज़रा समझिएगा। जब हम इलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे, देखो इलिंगम डायग्राम बहुत हौच पौच है, उसको रटने बैठ गए कि इसमें ये होता है ये होता, नहीं, जो रिजल्ट बता रहे बस वो रिजल्ट आप याद करिए। देखिएगा, आप सबको मालूम है ये किसका होगा? कार्बन से CO, कार्बन से CO2 वाला है, और ये हमारे पास CO से CO2 वाला है। ठीक, अब हमारे पास जो ZnO का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है। थोड़ा सा आप सीधा कर लीजिएगा इसे, ऐसे। ठीक है, ZnO का ग्राफ ये है, ये हमारे पास जो ये वाला ग्राफ आया है वो ZnO वाला आया है। ठीक है, जब इलिंगम डायग्राम देखेंगे तो आपको ये इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ बताइए कि जो ये ZnO का ग्राफ है, अगर मेटल ऑक्साइड का ग्राफ जो है अपने रिड्यूसिंग एजेंट से नीचे आ रहा है तो वो कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। रिजल्ट आपको मालूम है ना? देखो, ये मेटल ऑक्साइड का ग्राफ इस वाले यहाँ से जब चलता है तो तीनों रिड्यूसिंग एजेंट से नीचे आता है, लेकिन चलते चलते इस पॉइंट पे जब पहुँचेगा, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले टेम्परेचर पे, इस वाले टेम्परेचर पे T1 पे जब पहुँचेगा, तब यहाँ पर जाने के बाद ये थोड़ी देर के लिए किससे ऊपर हो जाएगा? ये C और CO वाले पोर्शन से ऊपर पहुँच जाएगा। फिर जब इस वाले टेम्परेचर पे आएगा, इस वाले टेम्परेचर पे आएगा, तब ये किससे ऊपर हो जाएगा? CO और CO2 से ऊपर हो जाएगा। लेकिन जब ये इस वाले टेम्परेचर पे आएगा, T3 पे आएगा, तब कहीं जाकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 से ऊपर पहुंचेगा। ठीक, तो मतलब एक बात तो हमको समझ में आ गई, जो अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट आपको बताया कि अगर मेटल ऑक्साइड का ग्राफ अपने रिड्यूसिंग एजेंट से नीचे आ रहा है तो वो कभी रिड्यूस नहीं होगा। मतलब इस वाले पोर्शन में तो इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ से ये वाले पोर्शन से, देखो ये वाले पोर्शन भी। ठीक, इसके आगे इसका रिडक्शन पॉसिबल है। मतलब यहाँ से एक बात साबित ये हुई कि ZnO में हम लोग कोक डाल के Zn प्लस CO भी बना सकते हैं, और इसी ZnO में अगर हम लोग चाहें तो हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड डाल करके Zn प्लस CO2 भी बना सकते हैं। मतलब हम ये वाला भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं और ये वाला भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब बात को समझे रहे ना? ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, CO से CO2 वाला, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड वाला भी ले सकते हैं। देखो, पहले हमने कोक लिया, दोबारा हमने CO लिया, दोनों ही सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों को ही हम लोग ले सकते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि सही क्या है, हम लोग ये चेक करें सुटेबल कौन सा है। सुटेबल वो होगा जिसकी कॉस्टिंग कम आए, जो कम टेम्परेचर पे हो जाए। देखो यहां पर अगर हमने कार्बन इसमें कोक डाला तो कोक T1 टेम्परेचर पे ही इसे रिड्यूस कर देगा, लेकिन अगर हम CO डाल रहे हैं तो वो T3 टेम्परेचर पर जाकर रिड्यूस करेगा। तो हमारे पास टेम्परेचर T1 कम है या T3? ऑब्वियस ही बात है T1 कम है, मतलब कम टेम्परेचर पे कौन रिड्यूस कर पा रहा है? यहाँ पर कोक कर पा रहा है, और ज्यादा टेम्परेचर पे कौन रिड्यूस कर रहा है? CO कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या इसे कोक रिड्यूस कर पाएगा या CO? दोनों ही रिड्यूस कर लेते हैं, कोक भी रिड्यूस कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूस करेंगे, बट बेटर कौन सा होगा? बेटर कौन सा होगा? कोक। क्यों कोक बेटर होगा? क्योंकि कोक कम टेम्परेचर पे इसे रिड्यूस कर पा रहा है। ये हमको कौन बता रहा है डॉक्टर साहब? ये हमको इलिंगम डायग्राम बता रहा है। इलिंगम ने जो डायग्राम बनाया था, जो ग्राफ खींचा था, वही उसी से हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। वो ग्राफ हमारे सामने, ये वही ग्राफ का एक पोर्शन आपको हमने बना के दिखाया। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां से हमें यह पता चल गया, अभी थोड़ी देर पहले आपको मालूम चला होगा कि हमने कार्बन जो उसमें ZnO में कोक ही क्यों डाला, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नहीं डाली? डाल कार्बन मोनोऑक्साइड भी सकते थे,
लेकिन चूंकि हमारे पास कोक जो है वो कम टेम्परेचर पे, देखो यहीं पर इसको रिड्यूस कर देगा, इससे आगे रिड्यूस कर देगा, लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड डालें तो हमको टेम्परेचर इतने से इतना बढ़ाना पड़ता, जो हमारे पास फजूल खर्ची होती, एक्स्ट्रा खर्चा होता। तो अगर हम मेटलर्जी कर रहे हैं तो अपनी कॉस्टिंग कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, कम करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। चलें इसको नोट करें फटाफट, ठीक है। देखिएगा बेटा, अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये आपका ब्लास्ट फर्नेस में जो है आयरन के ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करने का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग जाइएगा, जो नई वाली एनसीईआरटी है डॉक्टर साहब, नई वाली एनसीईआरटी में देखिएगा ये वाला डायग्राम हमको मिला बनने में, जो हम वही बताने जा रहे हैं। ये ब्लास्ट फर्नेस का छोटा सा पार्ट है, उसको हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा तो रिडक्शन में ब्लास्ट फर्नेस से स्टार्ट करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? आयरन का रिडक्शन स्टार्ट करेंगे तो फिर वहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस को और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम वो एक पोर्शन तुमको बताने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों का बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप लोग जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें देखना, उसमें लैंग्वेज में जो पोर्शन लिखा हुआ है, जहाँ पे जो हम ये डायग्राम बताने जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल काम है, तो उसको हम समझाने जा रहे हैं। वो अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा, वो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी बेटा ज़रूर पढ़ते रहे, एक एक लाइन टू लाइन मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी से कुछ ही बाहर नहीं है, आपको एनसीईआरटी रीड भी करनी है, लेकिन इलिंगम डायग्राम में एनसीईआरटी मत रीड करना वरना उलझ जाओगे। मेरे पॉइंट्स याद करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो जो हमने पॉइंट लिखा है वो सब एनसीईआरटी से ही निकाल के लिखा है, एनसीईआरटी से कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर? चल, जैसे हमारे पास वही हम बना दे रहे हैं कि ये इस तरीके से ये है। चल इसको बना दे रहे हैं हम, FeO का रिडक्शन कराना है हमें, FeO का रिडक्शन कराना है, FeO का रिडक्शन कराना है। ध्यान देना, इसको कुछ इस तरीके से बना दे रहे हैं। ये हमारे पास इस तरीके से बना दिया, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पर ये वाला ग्राफ जो होगा, ये हमारे पास C से CO वाला है, C से CO2 वाला है, CO से CO2 वाला है, ठीक है। जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड का कर्व होता है वो यहाँ बीच से मिड से कहीं चलता है। देखो ये ऐसे चलेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये आयरन ऑक्साइड का है। ये हमारे पास FeO का है, किसका है? FeO का, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो पोर्शन वाला है लो टेम्परेचर जोन कौन सा हो गया? A पार्ट ये हो गया और B पार्ट ये हो गया। ये हमारे पास टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर जोन है, ठीक। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमारे पास इस कोक में से और कार्बन मोनोऑक्साइड में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो आपका जवाब सीधा सीधा आना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी वजह क्या है? देखो ये वाला जो ग्राफ, ये वाला तुम्हें दिख रहा है, ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड का ग्राफ है, ये वाला, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का ग्राफ जो होता है, अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट से ऊपर होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट से नीचे होता है तो वो रिड्यूस नहीं होता। तो इस मेटल ऑक्साइड के ग्राफ को देखिए, जो ये लो टेम्परेचर जोन है, बहुत कम टेम्परेचर पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ये वाला देखो ग्राफ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड का है। तो जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ग्राफ है, ये वाला, ये बहुत कम टेम्परेचर पर भी इसे रिड्यूस कर देगा। किसको? आयरन के ऑक्साइड को। लेकिन आयरन का ऑक्साइड देखिए कम टेम्परेचर पर ये हमारे पास कोक से नीचे आता है, मतलब कोक जो होगा वो कम टेम्परेचर पर रिड्यूस नहीं कर पाता। क्लियर नहीं क्लियर? इसीलिए देखा होगा ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से उसका रिडक्शन कराते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने एक अजीब काम किया, एनसीईआरटी ने कार्बन मोनोऑक्साइड को नीचे लाइन में लिख दिया। जो जब जहाँ पे आप लोग ब्लास्ट फर्नेस में से पढ़ेंगे ना, तो वहीं पर लास्ट में उन्होंने लिख दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हमारे पास लो टेम्परेचर जोन में वर्क करता है। लेकिन डिटेलिंग उसने किसकी दे दी? कोक की दे दी। यहाँ पर देखो कोक की दे दी, जरा समझे रहे ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आयरन ऑक्साइड के लिए, सबके लिए वैरी करेगा बेटा, सबके लिए वैरी करेगा। अगर पूछा जाए आपसे कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आयरन ऑक्साइड के लिए कौन है, कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपका जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि वो लो टेम्परेचर जोन में भी काम कर सकती है। जबकि देखो यहाँ से आगे, इस टेम्परेचर से आगे जाके तब कहीं जो है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन जो आ रही है देखो, ये वाली
नॉर्मली। इस टेम्परेचर से आगे जो होगा वो ग्राफ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का नीचे होता है और आयरन ऑक्साइड का ऊपर होता है। तो इस टेम्परेचर से आगे जाने के बाद कार्बन जो है कोक रिड्यूस कर पाएगा, लेकिन इस टेम्परेचर से बहुत पहले कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर देगी। ठीक, लेकिन एनसीईआरटी कुछ हमको वहाँ पे स्टैटिस्टिक देती है। एनसीईआरटी ये लिखती है कि ये जो टेम्परेचर हमारे पास ये वाला है, ये हमारे पास 800 डिग्री सेंटीग्रेड 800 डिग्री सेंटीग्रेड लिख के दे रहा है और 1073 केल्विन लिख के दे रहा है। ये हमारे पास ये टेम्परेचर जोन हो गया। ठीक है, और उससे आगे की बात कर रहा है, वो लिख के बता रहा है कि कोक जो होता है इससे ऊपर, साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन लिख रही है। आप लोग जाके एनसीईआरटी पढ़ना, न्यू वाली एनसीईआरटी में देखना, ये वाला ग्राफ भी बना है और ये सारी बातें भी लिखी हैं। 800 डिग्री सेंटीग्रेड या 1073 केल्विन से ऊपर कोक रिड्यूस कर पाएगा। कोक जो होगा वो उससे ऊपर रिड्यूस कर पाएगा। फिर उसने बढ़ के उसकी एक रेंज लिख दी। उसने कहा नहीं हम एक रेंज लिखे दे रहे हैं 900 केल्विन से 1500 केल्विन के बीच में। ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रेंज है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बातें लिख रहे हैं यहाँ पर। 900 केल्विन से लेके 1500 केल्विन के बीच में कोक रिड्यूस कर देगा कार्बन ऑक्साइड को। अभी भी ध्यान देना, एनसीईआरटी बात कोक की कर रही है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और इसी का इस्तेमाल हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी अपनी कुछ बात इसमें साबित करना चाह रही है, वो देखिए वो देखिए यहाँ पे क्या वो साबित करना चाह रही है, जरा समझिएगा। उसने कहा कि 900, अब देखो लिखा तो उसने जो यहाँ पर 1073 केल्विन, लेकिन एक रेंज दे दी एनसीईआरटी ने। उसने कहा 900 केल्विन से लेकर 1500 केल्विन के बीच में जो है कहीं जाके ये रिड्यूस कर देगा। फिर उसने क्या किया, उसने एक डेटा लिया। उसने कहा हम 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करते हैं। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करेंगे। कितने बेटा? 1400 केल्विन पे, 1400 केल्विन पे चेक करेंगे। 1400 केल्विन पे हम वैल्यूज चेक करेंगे। किसकी किसकी वैल्यूज चेक करेंगे बेटा? 1400 केल्विन पे जाने के बाद वो आयरन ऑक्साइड की वैल्यू चेक करेगा कि वहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, और 1400 केल्विन पे कोक की भी वैल्यू चेक की उसने कि वहाँ पर उसकी क्यों है, क्या वैल्यू है, ज़रा देखना। यहाँ पर जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड से आयरन प्लस ऑक्सीजन के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू निकल के आई थी यहाँ पर, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो बेटा आई थी वो 341 किलो जूल पर मोल थी। ठीक है, और वही यहाँ पर जो कोक की वैल्यू निकल के आई, देखो ये वैल्यू ट्वाइस में आती है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पोर्शन हम मिटा देते हैं ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए। ये ग्राफ का थोड़ा सा यहाँ से पोर्शन हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने ये सब देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए देखिए यहाँ पर 800 डिग्री रहा होगा। अब एनसीईआरटी ने 1400 डिग्री, अब कहीं पर भी हम मान सकते हैं, कहीं पर भी उसने ले लिया कि 1400 डिग्री मान लिया, ये भी ले लिया। यहाँ पर 1400 केल्विन टेम्परेचर हो गया। इस टेम्परेचर पर वो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेगा कोक के लिए, और इस टेम्परेचर पर वो इसकी एफईओ की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेगा। तो जो एफईओ की वैल्यू 1400 केल्विन पे आई वो 341 आई। कितनी आई बेटा? 341 किलो जूल पर मोल आई। कितनी आई? किलो जूल पर मोल आई। और जो यहाँ पर कोक की वैल्यू डॉक्टर साहब आई, वो आई आपकी -447 किलो जूल, 447 किलो जूल पर मोल आई। ठीक है, तो इसके बाद इसको हम रिएक्शन फॉर्म में हम क्या लिखें, एनसीईआरटी ने ही लिखा है। एनसीईआरटी ने ट्वाइस ऑफ एफईओ लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया, ट्वाइस ऑफ एफई प्लस O2 में कन्वर्ट कर दिया। इसकी जो एनर्जी थी बेटा 341 पॉजिटिव में थी, किलो जूल पर मोल थी। ठीक है, जो कोक की एनर्जी 1400 केल्विन पे ली, वो कितनी थी? कोक से O2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है, कोक के भी 2 मॉलिक्यूल ले लो, और यहाँ पर भी इसका रहने दो, और यहाँ पर 2CO बन जाएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास -447 किलो जूल पर मोल। हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं बेटा। ठीक है, बाद में इसको ऐड कर दिया गया, ऐड कर देंगे, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचेगा ट्वाइस ऑफ एफईओ हो जाएगा, और साथ में ट्वाइस ऑफ कार्बन होगा। बनेगा बेटा इसमें क्या, जो बनेगा वो ट्वाइस ऑफ Fe बनेगा और साथ में ट्वाइस ऑफ CO बनेगा। जो इसकी एनर्जी आएगी वो इसको जो माइनस करेंगे तो 106 किलो जूल पर मोल आया करती है।
ठीक है, और वो भी किस में आएगी बेटा, माइनस में आ जाएगी। जब यही हम एक मॉलिक्यूल के लिए लेंगे, ये 2 है, ट्वाइस के लिए है ना, तो इसको जब आधा करेंगे FeO प्लस 2 कार्बन का 1 कोक करेंगे, 1 कार्बन करेंगे, 2 Fe का 1 Fe करेंगे और 2 CO का 1 CO करेंगे, तो ये वैल्यू भी घट के आधी रह जाएगी, -53 किलो जूल पर मोल आ गई। ठीक है ना। तो अब एक बात समझिए, जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको समझा रहे थे कि अगर ओवरऑल एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू जो ओवरऑल आएगी वो निगेटिव होगी तो वो स्पॉन्टेनियस होगी। तो वही काम एनसीईआरटी ने हमको बताया। एनसीईआरटी ने हमसे ये कहा कि हमारे पास 800 डिग्री, ध्यान से समझना, 800 डिग्री सेंटीग्रेड या 1073 केल्विन से आगे कोक जो है वो रिड्यूस कर पाएगा। मतलब इन दोनों की एनर्जी जो आएगी निगेटिव कहां पर आएगी, यहां पर 1073 केल्विन से आगे आएगी। लेकिन उसने रैंडमली एक टेम्परेचर उठा लिया 1400 केल्विन। 1400 केल्विन पे कहा चलो चेक करके देखते हैं यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है। तो 1400 केल्विन में जब कोक की डेल्टा जी वैल्यू देखी गई तो वो आई -447 किलो जूल पर मोल, और जब FeO की आई तो वो प्लस में आई 341 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उन दोनों रिएक्शन को जब हमने ऐड किया तो आंसर आया माइनस में 106 किलो जूल पर मोल। एनसीईआरटी दे रही है, लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल के लिए जब इसको आधा किया तो ये -53 किलो जूल पर मोल। इससे उसने साबित किया, एनसीईआरटी भी लिख रही है, साबित ये हो रहा है कि ये एनर्जी चूंकि निगेटिव आ रही है, दैट मींस जो कोक होगा वो FeO को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और कहां से रिड्यूस करेगा, उसने कहा उसने रेंज दे दी। उसने रेंज क्या दी, 900 डिग्री से लेके 900 केल्विन से लेके 1500 केल्विन के बीच में, 900 केल्विन से 1500 केल्विन के बीच में। क्लियर नहीं क्लियर। अब देखो जितना ज्यादा हम इधर टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज्यादा यहां पे डेल्टा जी में नेगेटिव की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर। अब एनसीईआरटी ने रैंडमली एक 1400 केल्विन टेम्परेचर उठाया, उस पे उसने हमको चेक करके भी दिखा दिया। क्लियर नहीं क्लियर। तो इस पूरे इलिंगम डायग्राम से हमें यह पता चला कि इसमें बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। FeO के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या हमारे पास कोक होता है। तो जवाब ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। पूछा जाए क्यों, उसकी वजह होती है ये लो टेम्परेचर जोन पे भी काम कर जाता है। क्लियर नहीं क्लियर, लो टेम्परेचर पे भी काम करता है। लेकिन कोक जो होता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड या 1073 केल्विन से नीचे काम ही नहीं करता, इसके ऊपर ये काम करना शुरू करेगा। और जो एनसीईआरटी ने हमको एक टेम्परेचर लिया, उस पे डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताई। उसने कहा देखो 1400 केल्विन पे डेल्टा जी की वैल्यू -53 किलो जूल पर मोल आ रही है। दैट मींस ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। कहां, 800 डिग्री से ऊपर या हमारे पास 900 केल्विन से 1500 केल्विन के बीच में। हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पर 1073 होना चाहिए, 900 नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी डेटा दे रही है तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया। एक लास्ट पॉइंट और इस इलिंगम डायग्राम का हम बता दे रहे हैं, वो जरा समझ लिया कैसे मिटा दे रहे हैं बेटा। देखो एक पॉइंट और है, इलिंगम डायग्राम में तुम्हें कहीं कहीं पे ये भी मिलेगा, जैसे तुमने डेल्टा जी वर्सेस डेल्टा जी है, एच मत समझ लेना, वर्सेस टी के बीच में अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो अगर कहीं पे ऐसे सडन ये मुड़ जा रहा है, ये देखो अगर ये कहीं पर सडन जो है घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो उस पॉइंट को देखो, ये हमारे पास मेटल होगा सॉलिड में, फिर ये हमारे पास जाएगा लिक्विड में, फिर ये हमारे पास जाएगा गैस में। क्लियर नहीं क्लियर, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। तो हमारे पास जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर मेटल चूंकि किस में गया, लिक्विड में गया, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और इस पॉइंट को बोलेंगे क्योंकि लिक्विड से कहाँ में जा रहा है, गैस में जा रहा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर नहीं क्लियर। तो ध्यान देना कि अगर हमारे पास इलिंगम डायग्राम में सडन कहीं पर जो है कर्व मुड़ रहा है तो या तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा। पहला वाला मेल्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा वाला कहीं जाके बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा करता है। क्लियर नहीं क्लियर, बस लास्ट पॉइंट यही हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपका जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा मेटलर्जी का। अब रिडक्शन बचा है, रिडक्शन के बाद रिफाइनिंग बची है। ठीक है, बहुत जल्दी इसे कवर करेंगे और इसके जस्ट बाद हम लोग पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो सारा का सारा बेटा एनसीईआरटी होगा। जो बच्चे अभी तक मेटलर्जी में हमें फॉलो कर रहे हैं उनको ये लग गया होगा कि साकिब सर ने एक एक लाइन एनसीईआरटी की ही पढ़ाई है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाया है। तो आगे भी जो पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, जो पी ब्लॉक होगा वो अभी एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान देना, एनसीईआरटी से पढ़ाने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम तुम्हें उसकी लाइनें पढ़वाएंगे।
रीडिंग नहीं करवाएंगे आप 9th-10th के बच्चे नहीं कि हम रीडिंग करवाएं बैठल के, आपको उस लाइन का एक्सप्लेनेशन देंगे और एक्सप्लेन करेंगे, उसको पॉइंटर्स में कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। बाकी उसको पढ़ने याद करने के बाद जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम निकाल लेते हैं। क्लियर नहीं है? क्लियर। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।